अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राहुल जहांज़ेब अपने यूट्यूब चैनल फिजिसिस्ट जहांज़ेब के साथ। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम वेव से रिलेटेड चंद टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा क्या है जी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि अगर एक पार्टिकल के ऊपर दो या दो से ज़्यादा वेव्स एक्ट कर रही हों तो जो रिजल्टेंट वेव होगी उसका डिस्प्लेसमेंट उन तमाम इंडिविजुअल वेव के डिस्प्लेसमेंट्स के सम के बराबर होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, देखें जी, y है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस सो ऑन और yn, ये इन तमाम के सम के बराबर होगा। तो अगर हम बात करें कि उसकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो यहाँ पे दो केसेस डिस्कस करेंगे। देखते हैं जी, अगर फ्रीक्वेंसी सेम हो दोनों वेव्स की और इंटेंसिटी भी सेम हो तो क्या होगा। तो यहाँ पे मैं फार्मूला आपके सामने लिख रहा हूँ जी, क्या होगा जनरल फार्मूला, IR यानी रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी बराबर है I4 cos स्क्वायर 5/2, ठीक है, 5/2। अब देखें, अगर यहाँ पे क्या हो कि ये दोनों वेव्स पैरेलल आ रही हो, एक दूसरे के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रही हो, तो उस सूरत में क्या होगा, cos 0 क्या हो जाएगा 1 और रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी बच्चे, बराबर आ जाएगी 4I के। और इसको आप कह सकते हैं जी ये मैक्सिमम है, ठीक है, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है। मैक्सिमम इंटेंसिटी किस पे होगी, अगर एंगल कितना होगा 0 डिग्री। अब अगर हम एंगल पुट कर दें यहाँ पे 180 डिग्री यानी एक दूसरे के ऑपोजिट आ रही हो, तो उस सूरत में क्या होगा जी, ज़रा देखें, ज़रा तवज्जो करनी है कि यहाँ पे वैल्यू पुट करें 180 डिवाइडेड बाई 2 यानी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा ना। अब अगर 90 हो गया तो क्या हुआ, cos 90 तो 0 होता है, cos 90 0 हो गया तो इंटेंसिटी किसके बराबर आ गई, 0 के। तो यहाँ आप कह सकते हैं जी ये मिनिमम है। और मिनिमम किस सूरत में होगी, मिनिमम होगी जब एंगल दोनों के दरमियान क्या आ जाएगा 180 डिग्री। ये तो था अगर इंटेंसिटी सेम हो दोनों की। अगर इनकी इंटेंसिटी भी डिफरेंट हो, फ्रीक्वेंसी तो सेम है लेकिन इंटेंसिटी क्या हो, डिफरेंट हो, तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में बच्चे दो बातें हैं कि इसकी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी जी, आई मैक्स लिख रहा हूँ, मैक्सिमम इंटेंसिटी बराबर होगी I1 का स्क्वायर रूट प्लस I2 का स्क्वायर रूट और इसका क्या होगा जी, होल स्क्वायर। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी और ये भी कौन से एंगल पे आएगी जी, ये होगी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे। 0 पे क्या होगा जी, वैल्यू हमेशा मैक्सिमम आएगी। अब हम बात कर लेते हैं मिनिमम इंटेंसिटी की। तो मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होगी जी, वो क्या होगा जी, I1 का स्क्वायर रूट माइनस I2 का स्क्वायर रूट और इसका क्या होगा जी, होल स्क्वायर। और ये कौन से एंगल पे आएगी, ये आएगी बच्चे 180 डिग्री पे, क्योंकि मिनिमम किस पे आती है 180 डिग्री पे, ठीक है। ये हमने इंटेंसिटी पे देख लिया। अब देखते हैं कि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड किस तरीके से वैरी करेगा। तो चलें, उसका फार्मूला मैं लिख देता हूँ आपके सामने। ये है जी रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड AR, जो कि किसके बराबर होगा, अगर दो वेव हों, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi, ठीक है। और यहाँ पे भी किस तरीके से केस बनेगा कि अगर एंगल इन दोनों के दरमियान क्या हो, 0 डिग्री हो, तो एम्पलीट्यूड क्या आता है जी, मैक्सिमम आता है। और वो कितना होता है, यहाँ पे देख लें, तब होगा A1 प्लस A2, ठीक है। कैसे जी, 0 डिग्री पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, ये किसका हो जाएगा, A1 प्लस A2 होल का स्क्वायर और फिर वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब अगर एंगल हो इन दोनों के दरमियान 180 डिग्रीज का, तो फिर क्या होगा, फिर इनका ये ऑपोजिट हो जाएंगे और इनका जो है वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाएगा A1 माइनस A2 के बराबर। तो ये चीज़ें आपने क्या करनी है, याद रखनी है। अब हम एक कंपैरिजन कर लेते हैं इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के दरमियान। तो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के। तो यहाँ से एक और चीज़ भी हम फार्मूला बना सकते हैं यहाँ पे। कैसा फार्मूला जी, कि I1 ओवर I2 बराबर होगा किसके, A1 ओवर A2 के स्क्वायर के। ये भी एक फार्मूला आपके पास आप लगा सकते हैं। दूसरा अगर बनाना चाहें
A1/A2 जो कि किसके बराबर होगा, I1/I2 के स्क्वायर रूट के। अब ये भी एक फार्मूला आप बना सकते हैं। तो ये इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन हो गया आपस में। अब हम अपनी नेक्स्ट टर्म डिस्कस करते हैं जो कि क्या है जी, इंटरफेरेंस। ठीक है, अगर दो वेव्स मूव कर रही हो जिनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, वेवलेंथ भी सेम हो और वो सेम डायरेक्शन में जा रही हो तो वो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करती हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी आपके सामने कि क्या क्या होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए उनकी, ठीक है, और सेम ही वेवलेंथ होनी चाहिए और वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हो। तब क्या होगा जी, तब ये होगा कि वो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेंगी। अब इंटरफेरेंस जो है वो दो तरह की हो सकती है। पहली कौन सी है जी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा कि अगर ऐसा हो दो वेव्स जो कि एक दूसरे के साथ सुपरइम्पोज कर रही हैं, उनका क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आए और ट्रफ के ऊपर ट्रफ आए, यानी वो आपस में इन फेज हो, तो वो ऐड होने के बाद एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम कर देती हैं, यानी इंक्रीज कर देती हैं, बढ़ा देती हैं, लाउडनेस को बढ़ा देती हैं। तो इसको हम कहते हैं जी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अब हम इसका क्या करेंगे, इसका पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस आपको बताएंगे। तो चलें देखें, सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके पाथ डिफरेंस की। डेल्टा एस इसका पाथ डिफरेंस है जो कि होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा के, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा के। यानी कि ये क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है जी 1 लैम्डा भी हो सकता है, ठीक है, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, सो ऑन, ये इस तरीके से हो सकता है। अब अगर मैं आपसे बात करूं किसकी जी, इसके फेज डिफरेंस की, तो फेज डिफरेंस क्या होगा जी, डेल्टा फाई बराबर होगा n और ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा E1 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। तो ये जो फाई होगा, ये डेल्टा फाई होगा, ये क्या हो सकता है, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, मैंने आपको बताया है ना, E1 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर दो वेव मिलती हैं तो वो एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर देती है, मैक्सिमम कर देती है। अब हम बात करेंगे इसकी दूसरी टाइप की जो कि क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ऐसा होगा अगर दो वेव इस तरीके से आपस में मिलें कि एक के क्रस्ट के ऊपर दूसरे का ट्रफ आए और एक के ट्रफ के ऊपर दूसरे का क्रस्ट आए, यानी ये आउट ऑफ फेज हो, ठीक है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो। तो इस सूरत में क्या होगा, इनका पाथ डिफरेंस क्या होगा, पाथ डिफरेंस हम मालूम कर लेते हैं। चलें जी देखते हैं। तो पाथ डिफरेंस इनका होगा कितना जी, देखें जी, डेल्टा एस पाथ डिफरेंस बराबर होगा जो कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ होगा, ठीक है, हाफ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ से यहाँ से जो आपका पाथ डिफरेंस कौन कौन सा हो सकता है, देखें जी, λ/2, ठीक है, 3 λ/2, ठीक है, 5 λ/2, ये हाफ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, ठीक है। अब अगर फेज डिफरेंस की बात करें तो फेज डिफरेंस क्या होगा जी, फेज डिफरेंस होगा इसका 2n+1 इंटू पाई, ये भी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। तो चलें अब हम देखते हैं कि स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं बच्चे, कि ऐसी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, वेवलेंथ भी सेम हो, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हो, तो ऐसी वेव जब आपस में सुपर इम्पोज करती हैं तो वो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके सामने लिख भी देता हूँ कि इनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो, सेम, और सेम ही इनकी क्या होगी, वेवलेंथ, लेकिन क्या हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हो। तो ये जब आपस में सुपर इम्पोज करती हैं तो स्टेशनरी वेव्स पैदा करती हैं। स्टेशनरी वेव्स कुछ इस तरीके से पैदा होती हैं, जैसी शेप आपको नज़र आ रही है। इसके डिफरेंट पोर्शंस हैं। ये जो आपको पोर्शन नज़र आ रहे हैं जो कि मीन पोजीशन पे हैं, ये जो आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, इन पॉइंट्स को हम कहते हैं जी नोड्स, ठीक है। इनको डिस्कस कर लेते हैं कि नोड्स क्या होते हैं। कि नोड्स वो पॉइंट होते हैं जिन पे डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, मिनिमम होता है या ज़ीरो होता है, आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि नोड्स के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो यानी
मिनिमम होता है। अगर इनका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, मिनिमम या ज़ीरो होगी। और उसके अलावा इन पॉइंट्स पे जो प्रेशर वेरिएशन है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, यहाँ पे हम बताएंगे प्रेशर और इसके साथ वेरिएशन, प्रेशर वेरिएशन जो है वो क्या होता है जी, मैक्सिमम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर वेरी होगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मिनिमम है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इन पॉइंट्स को हम कहते हैं नोड्स। अब दूसरे पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे एम्पलीट्यूड या इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम है। इनको कहते हैं एंटी नोड्स। ठीक है, स्टेशनरी वेव्स के वो पॉइंट जिन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो एंटी नोड्स कहलाते हैं। तो इन पॉइंट्स का भी हम यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं जी। एंटी नोड्स क्या होंगे, एंटी नोड्स होंगे जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो, मैक्सिमम हो। अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो इन पॉइंट्स पे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम। और इन पॉइंट्स पे काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल की है वो क्या होगी, मिनिमम या ज़ीरो भी होगी। ठीक है, इसी तरीके से अब जो प्रेशर वेरिएशन है, यहाँ पे प्रेशर वेरिएशन एग्जिस्ट नहीं करती, नो प्रेशर वेरिएशन। ठीक है, या आप कह सकते हैं मिनिमम प्रेशर वेरिएशन। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लें जी प्रेशर वेरिएशन, प्रेशर वेरिएशन यहाँ पे क्या होगी जी, मिनिमम होगी। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं स्टेशनरी वेव एक स्ट्रेच स्ट्रिंग में। ठीक है, एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, उसमें स्टेशनरी वेव्स कैसे पैदा होती हैं, उनके क्या रिलेशंस होते हैं, अब हम ये डिस्कस करेंगे। ये एक स्ट्रेच स्ट्रिंग थी और हमने क्या किया, इसको सेंटर से पकड़ के प्लग किया तो इसने एक लूप बना लिया। कितने बना लिए जी, एक लूप बना लिया। और इसको हमने क्वार्टर से पकड़ के प्लग किया तो इसने दो लूप बना लिए। पहले इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि अगर हम कंसीडर कर लें ये जो इसकी लेंथ है वो L है। ठीक है, अब देखें एक लेंथ L में ये सिर्फ एक लूप बना रही है और हमने क्या बताया है कि दो लूप मिलके एक वेवलेंथ बनाते हैं, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव नोड्स कितना होगा, λ/2। और डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टिव एंटी नोड्स भी क्या होगा, λ/2। ये यहाँ पे हम लिख देते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स क्या होगा, वो होगा जी λ/2। ठीक है, बता दीजिए डिस्टेंस बिटवीन किन के दरमियान, टू कंजक्टिव नोड्स। इसी तरीके से डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव एंटी नोड्स क्या होगा, वो भी λ/2 होगा। ठीक है, ये भी किसके बराबर होगा, λ/2 के। तो अगर दो लूप मिलके एक वेवलेंथ बनाते हैं तो ये पूरी लेंथ कितने लूप बना रही है, एक लूप। तो यहाँ पे जो आपकी, यहाँ मैं पहले वाले पोर्शन, पहली वाली वेव के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि क्या है जी, क्या कह रही है कि इसकी पूरी लेंथ जो है वो हाफ वेवलेंथ बना रही है। कितनी वेवलेंथ बना रही है, हाफ। पहला केस डिस्कस कर रहा हूँ इसलिए यहाँ 1 लगा दिया। अब λ1 किसके बराबर आ जाएगा, λ1 बराबर आ जाएगा 2L के। ठीक है, अब मैं इसके बारे में बात करता हूँ। इसकी लेंथ L में दो लूप्स बन रहे हैं, यानी ये क्या करेगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ इसके बारे में मैं 2 के बारे में, कि ये पूरी लेंथ एक पूरी वेवलेंथ बना रही है। यहाँ मैं लिख सकता हूँ पूरी लेंथ बराबर है वेवलेंथ के। दूसरा केस है तो यहाँ पे λ2 लिख रहा हूँ। अब यहाँ देखें λ2 बराबर है L के। देखें मैं इसको कुछ टेक्निक यूज़ करने वाला हूँ। 2L के नीचे कुछ नहीं है ना, यहाँ 1 लगा दो। यहाँ क्या करो आप, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड भी कर दो। ठीक है, अब आप अगर गौर करें तो 1 जो है λ1 वो आ रहा है 2L/1, λ2 जो आ रहा है वो आ रहा है 2L/2। इसी तरीके से अगर आप λ3 लेंगे ना, जो कि 3 लूप बन रहे होंगे, वो λ3 बराबर होगा 2L/3 के। यानी यहाँ से हम वेवलेंथ का जनरल फार्मूला बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं कि जी वेवलेंथ होती है λn = 2L/n के। ये तो आ गई वेवलेंथ हमारी। अब अगर हमने निकालनी हो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, यहाँ पे देखें जी, फ्रीक्वेंसी Fn बराबर होती है V/λn। अब λn की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, किसके बराबर आएगी, Fn = V/2L/n। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो है वो nth लूप के लिए, n है नंबर ऑफ लूप्स, किसके बराबर आ जाएगी, Fn = nV/2L। ये आपके सामने क्या आ गई जी, फ्रीक्वेंसी।
ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ से आप ये देखें, इसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी, पहले वाले के लिए n की जगह 1 पुट कर देंगे ना, तो इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी f1 इज इक्वल टू v ओवर 2l, और दूसरे वाले के लिए n की जगह 2 पुट कर देंगे तो वो क्या होगी f2 इज इक्वल टू 2v ओवर 2l। तो यानी कि f2 जो आई है वो 2 टाइम्स ऑफ f1 आई है। इसी तरीके से जो f3 होगी वो 3 टाइम्स ऑफ f1 होगी। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जनरल फार्मूला लिख सकते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी होती है fn ये बराबर होती है n टाइम्स ऑफ f1, यानी आप सिर्फ f1 निकालें और उसके बाद उसको नंबर ऑफ लूप से मल्टीप्लाई करते जाएं तो नेक्स्ट हार्मोनिक्स निकलते जाएंगे। ठीक है, ये है nth हार्मोनिक। अगर आपने फर्स्ट हार्मोनिक निकालना है तो वो ये होगा f1, सेकंड हार्मोनिक ये होगा f2, इसी तरीके थर्ड हार्मोनिक f3 होगा। अब हम यहाँ पे स्पीड का फार्मूला पुट कर लेते हैं इसके अंदर। हमें पता है कि स्पीड जो है वो ये होती है v इज इक्वल टू f ओवर m का स्क्वायर रूट। m क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है। तो इस फार्मूले में बेटा वैल्यू पुट करें, वो क्या आएगी, fn इज इक्वल टू n ओवर 2l, और ये देखें इस फार्मूले में पुट कर रहा हूँ n और 2l, वैसा का वैसा v की वैल्यू ये पुट कर दें, क्या आ जाएगी f ओवर m। तो ये आपके पास आ गया जी nth हार्मोनिक आ गया ये, ठीक है। और अगर फर्स्ट हार्मोनिक जिसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं तो वो कैसे निकलेगा, यहाँ 1 पुट कर दें, यहाँ 1 पुट करके क्या आएगा आपके पास जी, f1 इज इक्वल टू 1 ओवर 2l और f ओवर m। ये है बच्चे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जिसको फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं। तो ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये आपने अच्छे से इसको याद रखना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब हम लिख लेते हैं इसके हार्मोनिक्स क्या क्या होंगे। तो देखें जी, इसके हार्मोनिक्स होंगे, फर्स्ट हार्मोनिक कौन सा है इसका, जरा तवज्जो करनी है। फर्स्ट हार्मोनिक इसका कौन सा होता है, f1, ठीक है। और सेकंड हार्मोनिक क्या होता है, 2f1, 2 टाइम्स ऑफ f1 होता है ना। सेकंड हार्मोनिक इसका होता है जी 2f1। थर्ड हार्मोनिक इसका क्या होगा, या थर्ड फ्रीक्वेंसी 3f1, और इस तरीके से सो ऑन। अब हम बात कर लेते हैं ओवरटोन की, कि ओवरटोन क्या होते हैं। देखें, जो आपका सेकंड हार्मोनिक होता है ना, वो आपका फर्स्ट ओवरटोन होता है। यानी अगर आपको ओवरटोन निकालने के लिए कहें और कहते हैं जी फर्स्ट ओवरटोन निकालो, तो आप सेकंड हार्मोनिक निकालेंगे, वही आपका फर्स्ट ओवरटोन होगा। तो फर्स्ट ओवरटोन जो है वो ये होगा 2f1। सेकंड ओवरटोन क्या होगा जी, 3f1। यहाँ पे जो हार्मोनिक्स हो सकते हैं वो नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, यानी n इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, आपसे पूछें तो आपने बताना है जी कि स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के केस में जो हार्मोनिक्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको आगे पता चलेगा। अब हम बात करते हैं स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम की। देखें, स्ट्रेच स्ट्रिंग में जो स्टेशनरी वेव पैदा होती है वो ट्रांसफर टाइप की होती है, जबकि एयर कॉलम में जो स्टेशनरी वेव पैदा होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल टाइप की होती है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो चलें एयर कॉलम में डिस्कस कर लेते हैं। एयर कॉलम में पहले बात करते हैं एक ओपन पाइप की। एक पाइप होता है, उसके अंदर स्टेशनरी वेव्स पैदा हो रही होती है। ओपन पाइप की बात करते हैं। ओपन का मतलब है ओपन एट बोथ एंड्स, दोनों एंड से ओपन हो। तो बच्चे, जहां से भी ओपन एंड होगा वहां हमेशा एंटी नोड बनेगा। देखें ना, नोड ये है, एंटी नोड ये है। यहाँ भी देखें, दोनों साइड से ओपन है ना, तो दोनों साइड पे क्या बन रहा है, एंटी नोड बन रहा है। ठीक है, अब ये आपने याद रखना है। तो चलें देखें, बोथ एंड ओपन के केस में क्या होगा, यहाँ पे एक लूप बन रहा है। इस पूरी लेंथ में क्या बन रहा है, एक लूप, जिसको हम कह देंगे कि L पूरी लेंथ इस स्ट्रिंग की बना रही है एक लूप, यानी λ/2। और इसमें कितने लूप बन रहे हैं, 2 लूप बन रहे हैं। यहाँ पे पूरी लेंथ क्या बना रही है, 2 लूप λ2। ठीक है, उसी तरीके से बिल्कुल ये वही केस बन रहा है जो मैं आपको बना रहा हूँ। तो इसके लिए हमारा जो वेवलेंथ का जनरल फार्मूला, ये बच्चे बिल्कुल सेम जो है ना ओपन एंड पाइप के लिए, बिल्कुल सेम ये स्ट्रेस स्ट्रिंग के केस वाला ही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो हम देख लेते हैं, मैं डायरेक्टली जनरल फार्मूला लिखता हूँ इसका, λn इज इक्वल टू 2l ओवर n। ये हो गया वेवलेंथ का जनरल फार्मूला। फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, fn इज इक्वल टू nv ओवर 2l, ये फार्मूला होगा। और fn बराबर होगा nf1 के। यही 3 जनरल फार्मूला हैं आपके पास। ठीक है, उसके अलावा हम ये देख लेते हैं
कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जो एफ एन इज इक्वल टू किसके बराबर होगी जी, एन ओवर 2L और एफ ओवर एम, ये आ गई नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इसमें भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बिल्कुल वैसे ही होगी 1 ओवर 2L इंटू एफ ओवर एम, ये आ गई आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसमें n क्या होगा जी, इसमें भी n उसी तरीके से n बराबर होगा 1 2 3 सो ऑन, ये आपने याद रखना है। अब इसके हार्मोनिक्स देखते हैं। देखें बिल्कुल जब केस ही दोनों सेम हैं कि हार्मोनिक्स और ओवरटोन भी बिल्कुल क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि फर्स्ट हार्मोनिक इसमें क्या होगा, लिख लेते हैं जी। फर्स्ट हार्मोनिक होगा इसमें F1, सेकेंड हार्मोनिक होगा इसमें 2F1, थर्ड हार्मोनिक होगा इसमें 3F1। जबकि यहाँ पे क्या होगा, ओवरटोन जो सेकंड हार्मोनिक होता है वो फर्स्ट ओवरटोन होता है। तो क्या होगा जी, 2F1 यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ओवरटोन, और सेकंड ओवरटोन क्या होगा जी, 3F1। ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पाइप की जो एक एंड से क्लोज है और एक एंड से ओपन है, और इसके लिए लफ्ज सिर्फ यही इस्तेमाल किया जाता है, क्लोज्ड एंड पाइप, ठीक है। अगर ओपन एंड का जिक्र कर दें, ओपन पाइप का जिक्र करें तो वो बोथ एंड ओपन होगा, अगर क्लोज पाइप का जिक्र करें तो वो वन एंड क्लोज ही होगा, ये आपने याद रखना है। इसमें देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, वेवलेंथ कैसे बन रही है, ये पूरी लेंथ मिलके कितनी वेवलेंथ बना रही है, आप गौर करें कि ये तो वेवलेंथ का भी फोर्थ पार्ट है, यानी कि λ1/4, ठीक है। एक लूप जो है वो हाफ वेवलेंथ बनाता है, ये एक लूप का भी हाफ है। तो यहाँ से λ1 किसके बराबर आ जाएगा जी, 4L, ठीक है। λ1 किसके बराबर आ गया, 4L। इस केस में देखते हैं यहाँ पे एक लूप तो पूरा बन रहा है, यानी λ/2 प्लस λ/4, ठीक है। तो यहाँ पे L जो है वो बराबर होगा λ/2, इसके साथ 2 लगा रहा हूँ, प्लस λ/4, ठीक है। तो देखें ज़रा, इसके साथ 2 लगा रहा हूँ क्योंकि दूसरा केस है, तो इन दोनों का एलसीएम लेके आ जाएगा 4, और ये क्या आ जाएगा 2λ प्लस λ2, ठीक है। ये आ जाएगा जी 3λ2/4, ये तो लेंथ के बराबर आ गया ना। यहाँ से अगर λ2 निकालें तो किसके बराबर आएगा, λ2 बराबर आएगा 4L/3, ठीक है। अब देखें ज़रा, तवज्जो करें, अगर हम कह दें कि इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या है जी, 1 है, और इसके नीचे क्या है जी, आपके सामने 3 है। 4L तो दोनों में सेम है। तो ये जो नीचे वाला आप पोर्शन देख रहे हैं ये कैसे वेरी करेगा, 1 3। अगर तीसरे हार्मोनिक की बात करते तो क्या होता, 4L/5। चौथे हार्मोनिक की बात करते तो क्या होता, 4L/7। तो इस तरीके से वेरी करेगा। तो यहाँ पे जो जनरल फार्मूला आ जाएगा वो भी कुछ इस तरीके से होगा, λn = 4L/n। ये है जनरल फार्मूला वेवलेंथ के लिए। जबकि n क्या है जी, n है 1 3 5। यहाँ पे सिर्फ कौन से हार्मोनिक्स होंगे, यहाँ पे सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होंगे। पहले तो नेचुरल नंबर वाले हार्मोनिक्स थे, सारे के सारे थे, और इसमें क्या होंगे, सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होंगे। तो चलें, ये तो वेवलेंथ निकाल ली। अगर यहाँ से मैं निकालना चाहूँ फ्रीक्वेंसी, तो वो क्या होगी, Fn = Nv/4L। ये आपके पास क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी का जनरल फार्मूला, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं वो जो v = F/m की वैल्यू पुट करना है वो पुट करूँ तो क्या आ जाएगा, Fn = क्या आ जाएगा जी, N/4L, और क्या आ जाएगा ब्रैकेट स्क्वायर रूट में F/m। ये आपके पास आ गया जी जनरल फार्मूला। और अगर इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो वो कैसे होगी, F1 = 1/4L और स्क्वायर रूट ऑफ F/m। तो ये आपके पास आ गई जी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब इसके जो हार्मोनिक्स है वो ज़रा इंपॉर्टेंट है, वो तवज्जो से आपने देखने हैं। तो इसका जो पहला हार्मोनिक होगा वो तो होगा जी, क्या जी, F1 किसके बराबर है, ये मैंने लिख दिया है, F1 बराबर है 1/4L F/m या V/4L के, ठीक है। तो ये F1 होगा। दूसरा जो इसका हार्मोनिक होगा वो बराबर होगा 3F1 के। बात समझ में आ गई। दूसरा हार्मोनिक क्या होगा, 3F1। और अगला जो इसका हार्मोनिक होगा वो क्या होगा जी, 5F1। तो इसके जो हार्मोनिक्स होते हैं ना उनको हम क्या भी ऐसे देते हैं, ये पहला हार्मोनिक है, तीसरा हार्मोनिक है, ये पांचवा हार्मोनिक है। तो इसके लिए हम पहला, तीसरा, पांचवा का लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा, इस तरीके से लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, ये आपने याद रखना है। इसमें सिर्फ क्या होते हैं जी,
ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, ऑड नंबर के। अगर बात करें ओवरटोन की, तो ओवरटोन भी देखें पहला ये वाला तो नहीं होता, जो आपका नेक्स्ट पहले वाले से नेक्स्ट हार्मोनिक होता है वो पहला ओवरटोन होता है। तो पहला ओवरटोन यहाँ पे क्या होगा जी आपका, वो होगा जी 3F1, और अगला ओवरटोन क्या होगा जी आपका, आप देख लें 5F1, ठीक है, नेक्स्ट ओवरटोन ये होगा। तो ये है बच्चे हमारा आज का लेक्चर, इसको अच्छे से आपने तैयार करना है। कोई सवाल हो तो हमसे पूछ लेने हैं, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।